इंशाल्लाह अब हम इस पे डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली यहाँ कोई ऐसे लेक्चर्स नहीं है, डिस्कशन होगी। पहले कुछ मारूजात मैं आपके सामने पेश करूंगा एंड आई वुड लाइक फिर सब हम उस पर अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे ताकि इस गुफ्तगू को मीनिंगफुल बनाया जा सके। अ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमन से, मैं आई वुड लाइक टू शेयर स्क्रीन, कि वो शेयर स्क्रीन के ऑप्शन दे दें मुझे। जी चले जी, स्क्रीन हैज बीन शेयर। हाँ, 4 दिन लगातार आपसे डिस्कशन हो रही थी। कल इस सिलसिले का पहली लेक्चर था या डिस्कशन थी, आज दूसरी है। मैं आपको अर्ज कर दूं, कल हमने बात की थी सुपर मिस्ट्री ऑफ लॉ पर। हमारा आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जिस तरह से आप देख रहे हैं लिखा हुआ, आज हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बात करेंगे। कल हम बात करेंगे सिविल मिलिट्री और रिलेशनशिप पर, और उससे अगले दिन बात होगी मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। तो आज का टॉपिक हमारा पाकिस्तान लॉ रिफॉर्म्स का डिस्कशन का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आजादी। अभी पार्टिसिपेंट्स कम है लेकिन टाइम भी कम होता है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान लॉ रिफॉर्म्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए, जुडिशरी जिसको हम अदलिया कहते हैं, अदालतें कहते हैं, मैं आम लफ्जों में बात करूंगा क्योंकि सिर्फ लॉयर्स नहीं है, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स भी हैं। वो शायद लॉ की टेक्निकल टर्म्स को इतना बेहतर ना समझते हो, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सादा लफ्जों में भी आपसे बात होती रहे। किसी भी रियासत के, किसी भी स्टेट के, किसी भी मुल्क के 3 बुनियादी इदारे होते हैं। किसी भी रियासत के 3 बुनियादी इदारे होते हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेटिव, यानी उर्दू में कहेंगे कानून साज इदारा, जो मुल्क के लिए कवानीन बनाता है, उसको लेजिस्लेटिव कहते हैं। दूसरा इदारा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको उर्दू में इंतजामिया कहते हैं। सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं गवर्नमेंट, जो उन कवानीन पर अमल कराती है। लेजिस्लेटिव वो इदारा जो कानून बनाता है, एग्जेक्टिव यानी गवर्नमेंट वो इदारा जो उन कवानीन पर अमल कराती है, और तीसरा इदारा होता है जुडिशरी, अदलिया, जिसका काम देखना ये होता है कि क्या कवानीन पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कवानीन पे अमल ना हो रहा हो तो जो मुल्क के प्रिविलिंग लॉज होते हैं, कवानीन होते हैं, उन पे अमल कराना अदलिया की, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। एक इदारा लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, दूसरा एग्जेक्टिव जो उस पर अमल कराता है, तीसरा इदारा जुडिशरी जो इस चीज को इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है कि क्या कवानीन पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब किसी भी स्टेट में, किसी भी रियासत में बड़ी अहम बात होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आजादी। देखिए, अदलिया आजाद होगी, अदलिया आजाद होगी तो वो कवानीन पे सही इंप्लीमेंट कराएगी, और जो लॉ वायलेटर हैं उनको सजा देगी, जो कानून तोड़ते हैं उनको सजा दे देगी। वो कोई अफराद भी हो सकते हैं, वो कोई ग्रुप भी हो सकता है, वो मखसूस कम्युनिटी भी हो सकती है, इवन वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। अगर कोई फर्द कानून तोड़ता है उसको सजा देती है जुडिशरी, अगर कोई इदारा कानून तोड़ता है उसको सजा देती है अदलिया। और यही बात हुकूमत के लिए होती है। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में, डेवलपिंग कंट्री में, ज्यादा कवानीन हुकूमत ही तोड़ती है, यानी हुकूमत कवानीन को अबाइड बाय नहीं करती, ओबे नहीं करती। ठीक है जी। तो अगर अदलिया आजाद होगी तो एक डर रहेगा, हुकूमत को भी, इदारों को भी। देखिए, अगर जुडिशरी कमजोर होगी, अदलिया कमजोर होगी, लोग बेखौफ खतर क्राइम करेंगे, वो लॉ को तोड़ेंगे, उन्हें पता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अदलिया मजबूत होगी, अदलिया स्ट्रांग होगी, लोगों को भी पता होगा, इदारों को भी पता होगा, स्टेट को भी पता होगा
किस चीज का? कि अगर हमने लॉ वायलेट किया, लॉ को तोड़ा, कानून को ब्रेक किया, तो वो विल बी पेनलाइज्ड, हमें सजा दी जाएगी। और हम किसी भी शक्ल सजा से नहीं बच सकेंगे। जब लोगों को ये पता होगा, इदारों को, हुकूमत को पता होगा कि हम सजा से नहीं बच सकेंगे, तो फिर लोग कानून पे अमल करेंगे। लेकिन अगर कानून पे अमल कराने वाली अदलिया ही कमजोर होगी, तो फिर लोग बेखौफो खितर कानून को तोड़ते फिरेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यह है, अदलिया इस हद तक आजाद हो कि वो किसी के डर खौफ में आए बगैर, हुकूमत के प्रेशर में आए बगैर सजा दे सके। इट्स वेरी सिंपल। ये कब होगा? ये कब होगा? जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जुडिशरी किसी के अंडर नहीं होगी। देखिए, अगर जुडिशरी खुद गवर्नमेंट के अंडर होगी, जजेस का तकर्रुर गवर्नमेंट करेगी, जजेस की प्रमोशन गवर्नमेंट करेगी, जजेस के ट्रांसफर गवर्नमेंट करेगी, तो फिर वो जज गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के अंडर है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, पाकिस्तान का 1973 का, कि जो जुडिशरी होती है ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, ये एग्जीक्यूटिव के अंडर नहीं होती। जिस तरह लेजिस्लेटिव एक आजाद खुद मुख्तार इदारा है, कानून साज इदारा, जिस तरह हुकूमत एक इदारा है, ऐसे जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट इदारा है जो अपनी आजादाना काम करता है। उसको कोई डर खौफ प्रेशर नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये तो एक सिंपल सा हमने बात की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, कि कहीं भी हो जुडिशरी आजाद हो। जुडिशरी आजाद होगी तो वो इंसाफ भी करेगी, तो और इंसाफ वो जो होता नजर भी आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? जुडिशरी इंसाफ नहीं कर पाएगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम शुरू से देखते हैं तो जुडिशरी हमें आजाद नजर नहीं आती। ज्यादा तो फौजी हुकूमत रही है, तो खैर आप सोच भी नहीं सकते कि एक फौजी आमिर के होते हुए हमारी अदलिया उसको सजा दे दे। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो कुव्वतें, जो अफराद ताकत में होती हैं, उनके खिलाफ जुडिशरी का रवैया कुछ और होता है। जो गरीब मजलूम आवाम होते हैं, वहां जुडिशरी का रवैया कुछ और होता है। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात से अगर बात शुरू करूं, पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस भारत के दौरे पे गए, ज़ाहिर है ऑफिशियल दौरा था, और वहाँ बार के हवाले से ही गए। नसीब हसन शाह, चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने वहाँ लाइब्रेरीज विजिट की, लॉ की लाइब्रेरीज। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पूरी दुनिया की लॉ की बुक्स मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी लॉ की बुक्स मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी लॉ की बुक्स मौजूद नहीं है, उन्होंने देखा। तो उन्होंने शिकवा किया कि आपने वेस्टर्न लॉ भी रखा हुआ है और बाकी लॉज भी रखे हुए हैं, पाकिस्तानी लॉ की आपने बुक्स नहीं रखी। तो उनको जवाब क्या मिला पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को, कि क्या आपके फैसले इस काबिल हैं, क्या पाकिस्तान की जुडिशरी के फैसले इस काबिल हैं कि उन्हें उसे बतौर मिसाल एज ए प्रेसिडेंट यूज किया जा सके? तो चीफ जस्टिस साहब खामोश हो गए कि जब भी पाकिस्तान में जब भी फैसले हुए हैं, कभी भी हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं गए। ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या हुई? कि आजादी हो अदलिया को अपने काम में। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो फिर रूल ऑफ लॉ भी होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा। जब अदालत के सामने केस आएगा तो वो सबको बराबर देखेगी, कानून सबके लिए बराबर होगा। अमीर गरीब, बड़े छोटे, ताकतवर कमजोर के लिए कानून में फर्क नहीं होगा। ठीक है जी। इसको हम क्या क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और इसकी बुनियादी शर्त फिर बनेगी रूल ऑफ लॉ। आपके सामने लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ इज, फैदी जा रहा है जाके आलू फैदी आलू ले जाके। ये एडमिन से रिक्वेस्ट है, माइक्स ऑफ कर दें बाकी, क्योंकि एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे इंशाल्लाह जी। तो बात हो रही थी रूल ऑफ लॉ क्या है। द रूल ऑफ लॉ इज arguably the most basic requirement of any civilized society, and an independent judiciary to which access is available to all the citizens is an essential
इंग्रेडिएंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कब होगा? रूल ऑफ लॉ कब होगा? जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी और हर शख्स को असेस होगी कि वो अदालत से रिजू कर सके। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट के अंडर है, तो इंसाफ नहीं हो सकेगा। अगर हर शख्स को अदालत तक रसाई नहीं होगी, रीच नहीं होगी, तो भी वो इंसाफ नहीं हो सकेगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात, एक बोला जाता है लॉ के हवाले से, डिले जस्टिस डिनाइड जस्टिस, डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस। वो इंसाफ जो देर से मिले उसको इंसाफ नहीं कहा जाता। और पाकिस्तान में क्या होता है, खासतौर पर सिविल सूट्स में, आप एक केस दायर करते हैं और साथ ही आपको लिस्ट वारसान भी देनी पड़ती है, वारसान के साथ फहरिस्त देनी पड़ती है। क्या इसका क्या मतलब होता है? अभी केस तो मैंने दायर किया, फहरिस्त वारसान मैं क्यों दूंगा? वो इसलिए दूंगा कि अगर मैं मर आ गया तो मेरे बाद मेरे केस को कौन चलाएगा। लीगल एयर्स की लिस्ट देनी पड़ती है। तो समझदारी के लिए इशारा काफी है कि ये फैसला आपकी जिंदगी में तो होने वाला नहीं है। ये कोई बात है? भाई केस जल्दी डिस्पोज ऑफ होने चाहिए, मुझसे वारसान की फहरिस्त मांगी जाती है। अगर आप वो नहीं लगाते, आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते। मैं आपको अपना केस बताऊं, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं। मेरे पास एक केस था, वो 100 साल से पेंडिंग था, मोर देन 100 years। जब वो मेरे पास केस आया तो वो 100 साल से पेंडिंग था। बाउल के पास एक इलाका है खैरपुर, शायद आपने नेट पे और उस पर खबर भी देखी हो, तो वहां के फयाज हुसैन का केस था। अब 100 साल तस्वर करें केस चल रहा है और अभी हाल ही में डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो जब हम कहते हैं डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस, तो फिर हमें यह पाकिस्तान का आपका जो सिस्टम है यह फेल नजर आता है। या इंसाफ के लिए, इंसाफ के असूल के लिए आपके पास खिजर की उम्र होनी चाहिए और कानून का खजाना होना चाहिए, तब इंसाफ मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। यानी जो हम कहते हैं ना अवेलेबल है इंसाफ, तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन पाकिस्तान में जरूर है। वजह क्या है? हमारे जुडिशियल सिस्टम। तो व्हेन अ जुडिशियल सिस्टम इज correctively collaborated, the law is applied by judges fearlessly, without favor and with respect। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है आप किसी को फेवर नहीं दे रहे, कोई आपका लाडला नहीं है। हाँ ये जरूर है, वो एक लॉ मैक्सिम हम यूज करते हैं कि एक्यूज्ड इज द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ लॉ। मैं रिपीट कर दूं, एक्यूज्ड इज द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ लॉ। देखिए एक्यूज तो मुलजिम है ना, मुलजिम तो कोई भी हो सकता है। कोई भी ताकतवर किसी के खिलाफ भाई एफआईआर करा सकता है, पर्चा करा सकता है, इल्जाम लगा सकता है। तो कौन है वो जिसपे सिर्फ इल्जाम है और इल्जाम साबित नहीं हुआ, तो कानून की नजर में वो सबसे लाडला बेटा है। ये तो एक और बात हो गई। लेकिन किसी को आप अंडू फेवर नहीं करेंगे, इसमें ये कंसेप्ट ही आता है। ठीक है जी, आगे चलिए। जजेस की एबिलिटी, द नेक्स्ट है, दैट्स व्हाई द जुडिशियल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज सो फंडामेंटल। टेन्योर, जज को ये ना हो कि मुझे निकाल दिया जाएगा, उसको पता हो मैं जो मर्जी फैसले करूंगा फेयर पे, ये नहीं कि मैं हुकूमत के खिलाफ फैसले करूंगा, मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मेरी तनख्वाह रोक दी जाएगी। ये सारी चीजें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ आती है। जजेस की एबिलिटी, मैं यहाँ थोड़ा सा एक अर्ज करूंगा, डर के कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात भी ना हो जाए। एक शेर है कि जी, घर घर झूठ, अगर सच को जबान पे ले आऊं, अगर झूठ जबान पे ले आऊं तो खुद से बगावत होती है। अगर झूठ, मैं एक इशारतन बात करूं आप समझ जाएंगे, अगर झूठ जबान पे ले आऊं तो खुद से बगावत होती है। अगर सच बोलूं इस दुनिया में तौहीन अदालत होती है। झूठ बोलना मुझे गवारा नहीं, सच बोलने पे तौहीन अदालत होती है। हमारे यहाँ जजेस की कॉम्पिटेंसी भी एक मैटर कर रही होती है, खासतौर पे जो आला अदलिया है हमारी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं वो डायरेक्ट वकुला ही लिए जाते हैं।
और जिस जमात की हुकूमत होगी, अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत है तो मुस्लिम लीगी वकला को ही एलिवेट किया जाएगा जज के तौर पे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो उनके वकलाएंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो उनको वकलाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा है। कंपिटेंसी की बात उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। मैं एक बड़ी डर के बात कर रहा हूं, मुझे अल्लाह माफ फरमाए और मुझे अदलिया भी माफ करे। जब आप पाकिस्तान में जुडिशरी को देखते हैं उनकी कंपिटेंसी के हवाले से, तो जो आपके सामने काबिल जजेस नजर आते हैं तीन चार, वो या तो आपको ईसाई जज नजर आते हैं, या हिंदू जज नजर आते हैं, या पारसी जज नजर आते हैं। हमें इंसाफ का वो मायार मुसलमान जजों में तकरीबन ना होने के बराबर नजर आता है कि जी। तो ये एक और पहलू बनता है। आगे चले। जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्टेट bureaucracy is considered critical for the stability of institutions and for ensuring the rule of law. अगर आपने रूल ऑफ लॉ कायम करना है, ठीक है जी, तो फिर जुडिशरी को मुकम्मल तौर पर आजाद रखना होगा। उनको किसी भी किस्म का जजेस को खौफ ना हो, ठीक है जी, वो फेयर चल सके, वो इम्पार्शियल हो, वो गैर जानिबदार हो। हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है। इंसाफ होता जब नजर आता है तो दुनिया देख रही होती है। जब आप इंसाफ नहीं करते तो फिर वकला बात करते हैं और फिर उन पे तौहीन अदालत लगती है। मैं ये जाती तौर पे समझता हूं, अदालत अपनी इज्जत करवा सकती है अपने फैसलों के जरिए। अदालत अपने फैसलों के जरिए इज्जत कराती है। डरा के, धौंस से इज्जत नहीं करवाई जा सकती। आप किसी वकील से, इसलिए मैं खुद भी वकील हूं और आप में भी वकला मौजूद है, सीनियर वकला, वकील कभी भी इज्जत नहीं करेगा जज की अगर वो समझेगा जज करप्ट है, जज दो नंबर है, जज बेईमान है, जज पार्शियल है। वो कभी जज की इज्जत नहीं करेगा। और जब वो जज की इज्जत नहीं करेगा, जब वो जज की इज्जत नहीं करेगा, तो फिर कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करेगी? वो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगी। तो वो मुआशरे, वो रियासतें, वो इलाका जहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यादा लग रही हो, तो आप बात समझ जाएं कि वहां की जुडिशरी अपनी इज्जत करवा नहीं पा रही। वो जोर जबरदस्ती से अपनी इज्जत करवाना चाहती है। वो वकला को जेल का डर दिखाकर, खौफ दिखाकर इज्जत कराना चाहती है। वरना अगर इंसाफ पर मुबनी फैसले हो रहे हो तो कोई वजह नहीं है कि वकला अदलिया की इज्जत ना करें। ठीक है जी। खास तौर पे जब हम एक तो जनरल बात थी, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यह मामला और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। हम आगे चल के मौलवी तमीजुद्दीन केस की बात भी करेंगे, जो पाकिस्तान का पहला केस था जिसमें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीर ने सुस्ती नजरिया जरूरत को मुतारफ करवाया। और आज तक वो नजरिया जरूरत हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। हमारी अदलिया में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में खराबी की सबसे बड़ी वजह वो है जो नजरिया जरूरत मुतारफ कराया था जस्टिस, चीफ जस्टिस चौधरी मुनीर ने, मुनीर अहमद ने। नजरिया जरूरत क्या है कि कानून को आप क्या कहेंगे, ला इज द नोज ऑफ एक्स, आप चाहे जिस तरफ चाहे मोड़ लें। यानी नजरिया जरूरत का मैं आपको बिल्कुल सादा तर्जमा अगर करूं, वो ये है कि कानून को उठा के आप फेंक दें, कानून को उठा के एक तरफ रख दें और जो आपको फायदे में नजर आए वो कर लें। इसके अलावा क्या मैं डिफाइन करूंगा जस्टिस सिस्टम को? ठीक है जी। तो पहला जो धब्बा लगा, मैं कहूंगा सियाह कलक लगी जुडिशरी के मुंह पे, वो नजरिया जरूरत था जो चीफ जस्टिस मुनीर ने मुतारिफ कराया। इसके बाद अगर हम आगे चल के बात करते हैं, तो पॉलिटिकल एफिलिएशन को एक तरफ रखकर, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, जनरल बात कर रहा हूं। आप लोगों में पीपल्स पार्टी के सपोर्टर भी होंगे, पीपल पार्टी के अगेंस्ट भी होंगे, लेकिन एक बात जिस पे एक लॉ मैन एग्री करता है कि जुल्फकार अली भुट्टो को जो हैंग किया गया था वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। इसको सब मानेंगे। जो पीपल्स पार्टी के हामी है वो तो ये कहेंगे, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो भी मानेंगे कि ही वाज पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड।
और बाद में जजेस ने इसको तस्लीम किया था, हमारे ऊपर प्रेशर था, हमने प्रेशर में ये फैसले दिए थे। तो जहां सूरत हाल ये हो, वहां आप किस इंसाफ की बात करेंगे, वो आप किस मुंह से इंसाफ की बात करेंगे। और फिर खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां जुडिशरी को बहुत अच्छा पे किया जाता है, अगर आप जुडिशरी की मराहत देखें, जो उनको मराहत मिली हुई है, फैसिलिटीज मिली हुई है, वो यकीन कीजिए दुनिया के बहुत से मुल्कों से ज्यादा है, दुनिया के बहुत से मुल्कों से ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखें हमारी जुडिशरी इंसाफ में कहां पे खड़ी है, तो हम कहीं आखिरी लाइनों में, आखिरी नंबरों में खड़े हैं। शेर सुनिए, शेर कहते हैं कि जी, जुल्म जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। जुल्म तो बढ़ रहा है ना, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। अदल की तो औलाद ही नहीं होती, अदल तो ला औलाद है। अदल, इंसाफ सुकड़ता चला जा रहा है, जुल्म फैलता चला जा रहा है। इसमें बुनियादी वजह क्या थी, आप फर्स्टली देखें तो फर्स्टली मिलिट्री टेक ओवर की बात करेंगे। सेवरल मिलिट्री टेक ओवर स्पैन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, देयर बाई अलाउइंग फॉर कैजुअल इंफेरेंस। हमारे मुल्क में जो फौज आती है, एक फौजी आमिर ने कहा था कि मैं आइन को क्या समझता हूं, ये कागजों का, चंद रद्दी कागजों का एक टुकड़ा है जिसको मैं जब चाहे फाड़ कर फेंक सकता हूं। तो जब सरबराह ये बात कर रहा हो, देखिए हम अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं, मैं क्लियर कर दूं, मैं अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं हूं। हम अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं, बल्कि अर्ज करूं, मैं तो आर्मी का एडवाइजर हूं। मैं पाकिस्तान आर्मी का लीगल एडवाइजर हूं, मेरे पास आर्मी की केस है। हम अपनी वतन से मोहब्बत करते हैं और अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं। याद रखिए, हमारी आर्मी है तो हम हैं, ये बात अपनी जगह पे है। हम अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं, हमारी अपनी आर्मी के लिए जान भी हाजिर है। लेकिन या मैं ये भी अर्ज करूंगा कि मैं एक बैसियत वकील ये बात करूंगा, लॉमैन बात करूंगा, कि हम फौज के सियासी किरदार के खिलाफ हैं। फौज का काम मुल्क की निगहबानी करना है, फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना है। फौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। चंद करप्ट जनरल्स आए और उन जनरल की वजह से हमारी फौज बदनाम हुई। देखिए, अगर एक करप्ट जनरल है तो आप फौज को ब्लेम नहीं कर सकते, मैं फौज को ब्लेम नहीं करूंगा। आई लव माई आर्मी, मेरी, मैं ये जानता हूं मेरी फौज है तो मेरा मुल्क है। अगर फौज ना होती तो ये दुश्मनों की बड़ी नजरें थी हमारे मुल्क। फौज से मोहब्बत अपनी जगह, फौज से अकीदत अपनी जगह, लेकिन लेकिन इसका हरगज मतलब ये नहीं है कि जो चंद करप्ट जनरल हैं हम उनको भी सपोर्ट करें। अगर एक करप्ट जनरल हुकूमत संभाल लेता है आकर, तो उसकी हम मजम्मत ही करेंगे, फौज का सियासी किरदार नहीं बनता। हमें डरे छुपे लफ्जों में नहीं, खुले लफ्जों में फौज के सियासी किरदार की मजम्मत करनी चाहिए। अल्लाह ना करे कि फौज दोबारा कभी सियासत में मुदाखलत करे। फौज का अपना मकाम है, अपना एहतराम है, ठीक है जी, और उसी में उनको रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जब जब मिलिट्री टेक ओवर हुए हैं, पहला जनरल अयूब खान का है, उनके बाद दूसरा जनरल यहिया खान का है, तीसरा जनरल जियाउल हक का है, और उसके बाद चौथा जनरल परवेज मुशर्रफ का है। तो ये बड़ी स्टूपिड बात होगी कि आप कहें कि मुल्क में मिलिट्री टेक ओवर भी है और अदलिया आजाद है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे सामने की बात है, जनरल परवेज मुशर्रफ जब सदर पाकिस्तान थे तो वो बार में तशरीफ लाए थे। ये मैं बहावलपुर बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा था, उन्होंने कहा जी मुझे आज तक समझ नहीं आई ये अदालतें स्टे क्यों देती हैं और अदालतें बेल क्यों करती हैं, अदालतें बेल ना दिया करें। ये जनरल, अच्छा इज्तिमा था, ज़ाहिर है वकला भी मौजूद थे और जजेस भी मौजूद थे। तो ये मेरी, मैं आई एम आई विटनेस, ये मेरे सामने की बात है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जजेस को ये स्पीच देते हुए कहा था हमारे सामने कि ये आप स्टे और बेल ना दिया करें, यानी गवर्नमेंट जिसको पकड़ ले तो उसकी जमानत भी ना करे, और अगर किसी के खिलाफ झूठा मामला हो तो उसको स्टे भी ना मिले। और उसके बाद आपने देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कहता, तमाम जजेस को ही गिरफ्तार कर लिया था, नजर बंद कर लिया था। हमारे यहाँ ये सूरत हाल है। जहां जहां भी मिलिट्री की मुदाखलत रहती है, वहां जुडिशरी कभी भी आजाद नहीं होती, वहां जुडिशरी आजाद हो भी नहीं सकती। आगे चलिए, दूसरा पॉइंट, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमने देखी कि मिलिट्री रूल के वाले से। सेकंड, मैनी जुडिशियल केसेस आर पब्लिश्ड इन पाकिस्तान लॉ decision journal so that we can build a large distinct level database covering 20 major district courts of Pakistan.
इसका सिंपल सा ये लीगल टर्म्स है, मैं अगर सादा लफ्जों में इसको बात करूं तो बात क्या होगी। एक आम आदमी को आगाही नहीं होती फैसलों की। ला जर्नल्स हैं, सिर्फ वकला पढ़ते हैं, ठीक है जी। आम बंदे तक असेस नहीं होती, उसकी पहली बात। आम बंदे को छोड़े, कोर्ट्स की बात भी करें तो जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको भी असेस नहीं होती। यानी वकला साइटेशंस तो पेश करते हैं, लाख किताबों की फुट कॉपी पेश करते हैं, लेकिन जजेस के पास, अगर आप सिविल जज की बात करें, आप मजिस्ट्रेट की बात करें, आप सेशन जज एडिशनल सेशन की बात करें, आप स्पेशल कोर्ट्स की बात करें, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और वकला आज भी क्या कर रहे हैं, वो जनाब वो लॉ की किताबें लेकर उनकी फोटो स्टेडें करा रहे हैं और फोटो स्टेडें जज साहब को पेश की जा रही हैं। अगर मेरे पास एक अहम केस है और मुझे 10 साइटेशंस पेश करनी पड़ती हैं, तो उसकी फोटोकॉपी पे कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है, और ज्यादा वो पैसे तो क्लाइंट की जेब से नहीं कर रहे होते हैं। बल्कि वकील का मुंशी तो ये करेगा कि अगर फोटोकॉपी पे 500 खर्चा आया है तो वो क्लाइंट से 500 तो नहीं लेगा, वो तो 4-5 हज़ार ही लेगा। तो ये क्या पुराना सिस्टम है, हर चीज ऑनलाइन होनी चाहिए, जितनी भी साइटेशंस हैं ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए, कि ताकि और वो जजिस को वकला को अवेलेबल हो। सिर्फ वकील क्या करे, वो साइटेशन पेश करे और जज के पास वो उसको सामने अवेलेबल होनी चाहिए उसके कंप्यूटर पे, इंटरनेट पर। ये जरूरी बात है, ठीक है जी। थर्डली, आप परमानेंटली डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स सामने होनी चाहिए। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है जी, सारी परेशान कुन सूरत हाल होती है जब हम ये देखते हैं कि इस वक्त कितने मामले अदालत में पेंडिंग हैं और कितने डिसीजन हो चुके हैं और कितने अरसे से पेंडिंग। मैं अगर आपके सामने अदाद शुमार पेश करूं तो आप में से बहुत लोगों को शायद हैरत हो। तो स्टैटिक्स होने चाहिए ना नेट पे, अदलिया को भी पता चले, लोगों को पता चले कि कितने केसेस दायर होते हैं और अदलिया में किस तरह। एक सिर्फ पेशियों पे ही चलता रहेगा मामला, पेशी होती है एक आदमी की, लोग कहां कहां से चल के आते हैं, विटनेस कहां कहां से चल के आते हैं, कितने अखराजात होते हैं, और जज साहब सिर्फ के आगे पेशी डाल देते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज सामने हो जब हम इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बात करेंगे। अच्छा, यहां मैं एक और रस कर दूं, मैं जजेस के खिलाफ तो बात कर रहा हूं, लेकिन बंदे को हकीकी न्यूट्रल व्यू देना चाहिए। न्यूट्रल व्यू में दोनों साइड्स दिखानी चाहिए। जहां जजेस फैसले करने में नाकाम हो रहे हैं, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वहां एक हकीकत और भी है, जजेस की तादाद कम है। जजेस ठीक कह रहे हैं। जब एक जज के पास रोजाना 100, 150, 200, 250, 300 केसों की लिस्ट लगी होगी, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक जज 300 केसों के रोज फैसले कर पाएगा। डेफिनेट बात है, चंद ही केसेस देखेगा, बाकी में पेशी डाल देगा। तो स्टैटिस्टिक्स में ये चीज भी अवाम को पता हो कि हमारे मुल्क की आबादी कितनी है, कितने केसेस दायर होते हैं, उन केसेस को सुनने के लिए कितने जज दस्तयाब हैं, और वो जज रोजाना कितने फैसले कर रहे हैं। ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट जब सामने होंगी तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम ये है, हम यहाँ बैठे बहुत बातें कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, इधर की बात करें, उधर की बात करें, लेकिन रियल स्टैटिस्टिक्स तो हमारे सामने नहीं होते हैं, दादोशुमार तो हमारे सामने नहीं होते। जब दादोशुमार हमारे सामने आएंगे तो फिर बात समझ आएगी कि मामले गड़बड़ कहां से हो रहे हैं। इसमें हम जब डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस पूरी हम डिटेल बनाते हैं, तो उसमें ये भी पता चल जाता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कितने फैसले हो जा रहे हैं, गवर्नमेंट के हक में कितने फैसले जा रहे हैं। जहां भी नेक्स्ट पॉइंट पे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की इंडिपेंडेंस है, वहां जजों को मुंतखब किया जाता है जो इम्पार्शल, जो गैर जानिबदार हो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं नजर आता, हमारे यहाँ ऐसा नजर नहीं आता। जुडिशरी इम्पार्शियल कब होगी? बड़ी सिंपल सी बात, जब जज की सिलेक्शन मेरिट पर होगी। अगर जज की सिलेक्शन पार्टी बेस पर हो रही है, जज की सिलेक्शन ताल्लुक की बुनियाद पे हो रही है, नेपोटिज्म की बुनियाद पे हो रही है, तो फिर आप ऐसे जज से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो मेरिट पर इंडिपेंडेंट फैसले करेगा। इंडिपेंडेंट फैसले वो उस वक्त करेगा जब उसका अपनी सिलेक्शन भी इंडिपेंडेंट हुई हो, जब वो खुद किसी सोर्स से आया है, किसी जरिए से आया है, किसी तरीके से आया है,
या आप, मैं सिंपल सी बात करूं, उसको लाया गया है, तो फिर आप उससे ये तवक्को ना रखें। यहां सारा ब्लेम जजेस को देना भी गलत है। मैं एक ही अर्ज कर रहा हूं कि इंसाफ नहीं है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, सालों गुजर जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो इसमें सिर्फ जजेस नहीं, पूरे सिस्टम का कसूर भी है। शेख शेर अर्ज करूं, शायर कहते हैं कि जी, अ, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। याद रखिए, अचानक चीजें बेहतर नहीं हो जाती, अचानक चीजें खराब नहीं हो जाती, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत, रियाजत, काबिलियत या गलतियां होती हैं। तो जब मैं एक ही ब्लेम कर रहा हूं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, जजेस जिम्मेदार नहीं है, डेफिनेट उसमें वकला भी बराबर के जिम्मेदार है। अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कितने वकला हैं जो मेरिट पर केस ले रहे होते हैं। वकील को तो फीस चाहिए, उसको फीस चाहिए, वो फीस लेकर रात को दिन साबित कर सकता है, दिन को रात साबित कर सकता है, और करता है, और करता है। तो जहां अगर जज करप्ट है, तो वहां वकील भी हराम खा रहा है। मैं सिंपल सी बात, सॉरी टू से, जो लाइट्स बैठे वो लोग, देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे वकील भी हैं, लेकिन वो वकील जो फीस लेकर दिन को रात और रात को दिन कर रहा है, वो किस मुंह से मुल्क में इंसाफ की बात करता है? वो खुद भी हराम खा रहा है, बच्चों को भी हराम खिला रहा है, और बच्चों के पेट में जब हराम का लुकमा जाता है, तो वो फिर उसकी ताकत नहीं बनता। देखिए, हम खाना खाते हैं ना, गिजा खाते हैं, गिजा ताकत बनती है। अगर वो अंदर लुकमा हलाल का गया है, जिस्म के अंदर जाकर ताकत बनेगी। लुकमा हराम का गया है, वो ताकत नहीं बनाएगा, वो बदन में जाके फसाद पैदा करेगा, इंतशार पैदा करेगा, हमें बुराइयों की तरफ रागब करेगा। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको बचाए रिस्क हराम से। तो जहाँ जजिस का है, वहां यकीनन वकला का भी अपना किरदार है। जो बरड़ाबादी का शेर बिला वजह तो नहीं है ना, कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो जाहिर है कोई वजह थी तो नहीं बात कही होगी। आगे चले, तीसरा इदारा इसमें पुलिस है। क्रिमिनल केसेस में ज़ाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। हमारी पुलिस तो फिर जिंदाबाद। मुश्ताक यूसुफी एक दिलचस्प बात लिखते हैं। वो कहते हैं जी, पाकिस्तान में सिर्फ 99%, पाकिस्तान में सिर्फ 99% करप्ट अफसरान की वजह से सारे पुलिस वाले बदनाम हैं। रिपीट कर दूं, पाकिस्तान में सिर्फ 99% करप्ट पुलिस अफसरान की वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। तो ऐसा ही है, ना पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, ना मुकला कर रहे हैं, ना जजेस कर रहे हैं, ना कोर्ट्स कर रही हैं। तो फिर ही हम ये सिर्फ ख्वाब सा रह जाता है जब हम सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं। जज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन ईमानदार भी तो होना चाहिए ना। जज इंडिपेंडेंट हो, उस पर प्रेशर ना हो, लेकिन वो खुद ईमानदार भी तो हो। अगर जज करप्ट है और आप उसको इंडिपेंडेंट करें, वो तो ज्यादा खराबियां पैदा करेगा, वो तो और ज्यादा खराबियां पैदा करेगा, वो तो और पैसे खाएगा, वो तो और माल बनाएगा, वो तो और नोट बनाएगा। तो ये दोनों बातें हैं ना, जिसको उर्दू में कहते हैं दो धारी तलवार। जज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी बात है कि जज को ईमानदार और कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। जो एक इनकॉम्पिटेंट बंदा होगा, जो ईमानदार नहीं होगा, और उसको आप आजादी दे देंगे, वो तो खराबियों का बायस बनेगा। देखिए, नियत अल्लाह जानता है। मैं कौन होता हूं किसी जज को करप्ट कहने वाला, किसी वकील को करप्ट कहने वाला, या किसी पुलिस अफसर को करप्ट करने वाला? मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो नजर आ रहा होता है। देखिए, मेरी मेरी मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं। मेरी इनकम है 1 लाख रुपए महीना, और मेरा खर्चा है 5 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए मेरी इनकम है, घर में मेरे 4 AC लगे हुए हैं, घर में मेरी 3 गाड़ियां खड़ी हैं, 3 मुलाजिम है। हाउ इट इज पॉसिबल? मैं 1 लाख में कैसे पूरा कर सकता हूँ? इसका एक ही मतलब है, मैं आराम खा। आपकी जो सैलरी है, आपका जो मुआवजा है, क्या आपका लिविंग स्टैंडर्ड मीट विद करता है या नहीं करता? जो, अगर आप सिविल जजेस की बात करें, तो इनकी तनख्वाह के मुताबिक अगर वो उसका स्टैंडर्ड उतना ही है, मैं तो जाती तौर पे जानता हूं ऐसे जजेस को, कि जितनी सैलरी ले रहे होते हैं, और उनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चों की फीस उनकी टोटल सैलरी से ज्यादा होती है।
देखिए, मैं तो बड़ा ही एक लाइल्म सा बंदा हूं और मैं कोई समझदार भी नहीं हूं, मैं कभी नहीं कहा रहा। लेकिन मुझे बता देना, मैं समझदार नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं परले दर्जे का बेवकूफ हूं, लेकिन मुझे बता दें, एक जज को जो तनख्वाह मिल रही है और उसके बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, अगर उसके बच्चों की फीस उसकी कुल तनख्वाह से ज्यादा है, तो अब मुझे, और उसके पास कोई और सोर्स भी नहीं है दूसरा, मैं कैसे मान लूं वो ईमानदार है? मैं कैसे मान लूं ईमानदार है? वो बारिश भी होगा, उसके मेहराब भी बनी होगी, उसके हाथ में तस्बीह भी होगी, उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होगी, मैं कैसे उसको ईमानदार मान लूं? मेरी अकल तो नहीं मानती कि मैं उसको ईमानदार मान। ठीक है जी, आज जरा तल्ख सी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या किया जाए कि मौजू ही ऐसा है। ठीक है जी, आगे चलिए। सिविल सोसाइटी रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल जजेस बाय प्रोवाइडिंग देम विद एडुकेट ट्रेनिंग एंड रिम्यूनरेशन। देखिए, जजेस को एक अच्छा पैकेज दिया जाता है ताकि वो एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड एंजॉय कर सके, लेकिन ये हकीकत है, पाकिस्तान में जजेस को उतना नहीं दिया जाता। देखिए, एक जज है, मैं सुपीरियर जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिविल कोर्ट्स। जब भी आप केस दायर करेंगे, सबसे पहले तो आप सिविल कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे ना। उसको इतना मुआवजा होना चाहिए, इतनी सहूलतें होनी चाहिए कि वो अपना बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मीट कर सके। जब ऐसा नहीं होगा, वो करप्शन करेगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात जी, मेरी आमदनी है 1 लाख, मेरा खर्चा है 2 लाख, मैं कब तक ईमानदार रहूंगा? मैं कब तक ईमानदार रहूंगा? ऐसा नहीं होगा। एक और बात इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के वाले से, जजेस इन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी रिमूव्ड फॉर माइनर कंप्लेंट्स आर इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। जजेस पे आप पे एतराज होता रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको निकाल दें। जजेस के सर पे ये तलवार नहीं होगी कि उनको रिमूव कर दिया जाएगा। उनको पता है कि गवर्नमेंट चाहे, एग्जीक्यूटिव चाहे, हमें रिमूव नहीं कर सकती। पाकिस्तान में एक सिस्टम है, जुडिशियल कौंसिल है, आप जानते हैं, जजिस पे मुश्तमिल। जज भी करप्ट हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है, सिर्फ जुडिशियल कौंसिल देखेगी। उसको एग्जेक्टिव कहा है कि कल भी किसी काम की किसी चाय नहीं थी। भी शक्ल में समझ? ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो ये कर सके। ठीक है जी। राहुल कुमार का वो कुछ बात कर रहे थे कि प्लीज जस्ट मुझे आप 2 मिनट, 2-3 मिनट में मैं अपनी बात वाइंड अप कर लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन में आते हैं। ठीक है जी, बात को हम मुकम्मल करते हैं। इंस्टेड दे कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर सीरियस क्राइम्स। एक जज पे अगर सीरियस एलिगेशन है तो उसको एक प्रोसेस के जरिए तो रिमूव कर सकते हैं, एग्जेक्टिव को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बात को वाइंड अप करते हैं। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एश्योर पीपल, लोगों को यकीन दिलाती है दैट कोर्ट्स डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द नेशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑन शिफ्टिंग पॉलिटिकल पार्ट्स और द प्रेशर ऑफ टेम्परेरी मेजोरिटी। जज को अपने फैसलों से साबित करना होता है कि उसके फैसले मेरिट पर हैं, उसके फैसले किसी सिफारिश पर नहीं है, उसके फैसले किसी दबाव पर नहीं है। उसको ये बात साबित करनी होती है अपने फैसले से। जब जज ईमानदाराना फैसले करेगा तो जज की भी इज्जत होगी, अदलिया की भी इज्जत होगी। जब ईमानदाराना फैसले नहीं होंगे तो फिर कोर्ट्स को अपनी इज्जत करानी पड़ेगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर। और ये एक वाज़ेह इजहार होता है कि अदालत अपने रवैये से, अपने किरदार से अपनी इज्जत कराने में कामयाब नहीं हुई तो प्रेशर से इज्जत कराना चाहती है। अब इसके लिए गवर्नमेंट का एक अपना किरदार है, जुडिशरी का एक अपना किरदार है, वकला का एक अपना किरदार है, सिविल सोसाइटी का अपना, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का अपना किरदार है। अगर हम सब अपना अपना किरदार अदा करते रहेंगे तो जुडिशियल सिस्टम बेहतर हो सकता है। लेकिन देखिए, किसी एक को ब्लेम करना आसान है। मैं वकील हूं, मैं जजेस को ब्लेम कर दूं कि उनकी वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा, जजेस वकला को ब्लेम करते हैं, उनकी वजह से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ब्लेम गेम तो बहुत आसान होती है। हकीकत यह है कि इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। जब तक पुलिस, वकला, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, अदालतें, जुडिशरी सब अपना अपना किरदार अदा नहीं करेंगी तो उस वक्त तक मुल्क में निजाम इंसाफ कायम नहीं हो सकता। और अगर मैं इसको वाइंड अप करूं इस कॉल पर कि किसी भी रियासत में
कुफर का निजाम तो कायम रह सकता है, मगर जुल्म का निजाम कायम नहीं रह सकता। एक काफिर स्टेट सरवाइव कर सकती है, लेकिन एक ऐसी स्टेट सरवाइव नहीं कर सकती जहां जुल्म होता हो। जुल्म का मतलब जहां इंसाफ ना मिलता हो, जहां लोग इंसाफ के मारे मारे फिरते रहें। एक ख्वाब मैंने भी देखा है कि हमारे मुल्क में लोगों को इंसाफ मिल रहा है। अल्लाह करे ऐसा हो। इस सिलसिले में हम सबको अपना मस्बत किरदार अदा करना है। यहाँ अपनी बात मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी समा खराशी को बर्दाश्त किया, सुना। अभी टाइम बाकी है। मैं बहुत सी बात करना चाहता हूँ, एक बात को रोक इसलिए लिया कि ये कोई क्लास लेक्चर तो हो नहीं रहा, ये डिस्कशन है। अब आप मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, बहुत शुक्रिया। डिसएग्री करते हैं तो मैं कर्ज करूंगा कि दुनिया का हुस्न इख्तलाफ से है। दुनिया का हुस्न इख्तलाफ से है। हर एक की अपनी राय मोहतरम होती है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग अपनी राय भी दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वेलकम, और सजेशन है या ओपिनियन है तो वेलकम। मैं ये मुकम्मल कर रहा हूँ। आई वुड लाइक, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आके अगर आप कोई बात करना चाहें तो यू आर वेलकम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब। जी सर, मैं राहुल कुमार अर्ज कर रहा हूँ सिंध से। सर, यहाँ पे सिंध में कुछ सालों से एक बात हो रही है कि जो सिविल जजेस एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स है ना, वो दे आर रिजाइनिंग। और उनका जो रीजंस होते हैं ना, वो ज्यादातर ये होते हैं कि जो सेशन जजेस हैं वो उनको काफी मर्तबा प्रेशराइज कर रहे होते हैं, या उन पे दबाव डाल रहे होते हैं। या अगर जैसे अभी कुछ ऐसा पहले एक मैजिस्ट्रेट ने एक डीएसपी के खिलाफ एक्शन लिया तो सेशन जज ने उन पे दबाव डाला कि आप केस विड्रॉ कर लें वगैरह वगैरह। तो ये जो इश्यूज हैं, इन वजह से काफी यहाँ के जजेस हैं वो सिंध से रिजाइन कर रहे हैं। तो सर, रिजाइन की बजाय अगर वो किस तरीके से डील करेंगे ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें एज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। जी, राहुल कुमार साहब बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, मैं आपको पहले से अपना ज्यादा एक्सपीरियंस बताऊं। मैं सिंध में भी पेश होता रहा हूँ, कुछ केसेस थे। मैं कराची गया था, तो वैसे मेरा ताल्लुक पंजाब लाहौर से है, लेकिन मैं सिंध भी कोर्ट को जानता हूँ। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं महसूस होती कि सिंध में जजेस ज्यादा दलेर हैं। जो मैंने देखा वहां कोर्ट में, वहां जजेस ज्यादा दलेर हैं। जो एक अच्छे जानदार फैसले आए हैं वो पंजाब से कम है, सिंध से ज्यादा है। यानी मैं ये बड़ा क्लियर बात कर रहा हूं कि सिंध में मुझे जजेस भी ज्यादा कॉम्पिटेंट लगे हैं और ज्यादा ईमानदार भी लगे हैं पंजाब की निस्बत, क्योंकि पंजाब में और बहुत से मसाइल हैं। लेकिन ये बात है हाई लेवल की। आपने बात की सिविल जज की हद तक, तो मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आपको याद हो, जब पिछले चीफ जस्टिस जो इनसे पहले चीफ जस्टिस रहे हैं, अगर आपको याद हो, वो वैसे पंजाब का वाकया है। वो एक कोर्ट में गए थे और उन्होंने जज को ह्यूमिलेट किया था, डिग्रेड किया था कोर्ट के अंदर जाकर। देखिए, चीफ जस्टिस कोर्ट में नहीं जा सकता। आपको मजे की बात बताओ, जब एक एक शख्स ने को एक जज ने कोर्ट लगाई है, तो जब जज कोर्ट लगाता है तो वो जज वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। मुल्क का चीफ जस्टिस भी परमिशन लिए बगैर उसकी कोर्ट में इंटर नहीं हो सकता। लेकिन चीफ जस्टिस साहब घुसा है अंदर और आके ह्यूमिलेट किया, तो सिविल जज ने रिजाइन कर दिया था कि मैं ऐसी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। रिजाइन कर दिया था उन्होंने। अलग बात है, बाद में मामला रिस्टोर हो गया था। अब जहां तक आपका सवाल है, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जज बने ही वही जो प्रेशर ले सकता हूं। हमारे यहाँ जज के लिए प्रेशर की गेम है। आप तो जज की बात करते हैं, मैं अपनी बात करूं। मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूं। प्रोसिक्यूटर जो सिंपल सरकारी वकील कह लें। मैं 3 साल रहा हूं ग्रेड 18 में। मैं गवर्नमेंट जॉब में ग्रेड 18 में प्रोसिक्यूटर रहा हूं। और होता यही था कि हमें बकायदा ऊपर से आता था कि आपने ये करना है, ये करना है। यानी एक बंदा अगर मासूम है तो मुझे ऊपर से रिटर्न, और खौफे खुदा, देखिए जबानी नहीं, देखिए जबानी बात करके मैं मुकर सकता हूं, रिटर्न फॉर्म में आता था आपने इसको सजा दिलवानी है। मुझे पता है बंदा इनोसेंट है, ऊपर रिटर्न फॉर्म में आता था सजा दिलवानी। और मुझे पता है एक बंदा क्रिमिनल है, बुरा है, ऊपर से चिट आती थी कि आपने इसको बाइज्जत बरी करवाना है। और मुझे ये क्यों करना पड़ता था? मैं मुलाजिम था, मैं सैलरी लेता था। तो एक दो दफा हुआ मैंने इनकार कर दिया, और वही आपने जो बात की, प्रेशर आया, आई हैव टू रिजाइन। मुझे रिजाइन कर दिया मैंने। देखिए जहन में रखें, सिविल जज 17 स्केल का होता है। जो सिविल जज होता है, मेरा 18 स्केल था। मैं जुडिशियल सिस्टम में 18 स्केल में था, बट आई हैव टू रिजाइन। मैं मुझे वो आप अपनी, देखिए आप किसी दूसरे को बाद में जवाब दे होते हैं, पहले अपने जमीर को जवाब दे होते हैं। ठीक है जी। तो अब वही बात कि सिविल जज पे अगर प्रेशर डाल रहा है सेशन जज, तो वो क्यों डाल रहा है?
कि इसका मतलब सेशन जज न्यूट्रल नहीं है, वो किसी पार्टी का है, वो किसी को ओब्लाइज करना चाह रहे हैं। जब सेशन जज डायरेक्शन देगा सिविल जज या मजिस्ट्रेट को, इसका एक ही मतलब होता है कि वो ऑनरेबल सेशन जज जो है वो किसी पार्टी को ओब्लाइज करना चाह रहा है, किसी को फेवर देना चाह रहा है। अभी यहां जज की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो उसको जारी रख सकता है, जारी रखना चाहिए या जारी नहीं रखना चाहिए। अगर मैं आपको इस्लाम से मिसाल दूं, एक बहुत बड़े फिकी स्कॉलर इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम अबू हनीफा, उनको ऑफर हुई थी चीफ जस्टिस बनने की, जिसको काजी कहेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया था। इसीलिए इनकार कर दिया था कि जब बादशाह उनको चीफ जस्टिस बनाएगा तो फिर वो बादशाह ये भी चाहेगा कि मेरी मर्जी के फैसले करें। ही रिफ्यूज्ड टू डू। तो ये तो है कि आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, आप उस सीट पे बैठे जिसका प्रेशर ले सकते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो आप उस सीट पर ना बैठे। अब देखिए बहुत से मौजूआत होते हैं, आज तो फिर रहा था। अब हम जब कल बात करेंगे, हमारा कल का मौजू होगा सिविल मिलिट्री रिलेशन पाकिस्तान। मैंने देखा इसमें बड़े बड़े बात नहीं करते, चुप कर जाते हैं। मैं तो खुल के बात करूंगा, जान अल्लाह को देनी है। मेरी इज्जत जिल्लत जान जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। मैं खुल के बात करूंगा कल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पर। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। तो इस पे पाकिस्तान में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन वही बात कि अगर एक शेर पे मैं बात करूं कि शिकवाए शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम शिकवा शिकायत तो करते हैं लेकिन अपना रोल प्ले नहीं करते। देखना ये, जब मैं कहता हूं सिस्टम गलत है तो मुझे ये भी तो देखना होगा ना कि उस सिस्टम को दुरुस्त करने में मेरा क्या किरदार है। अगर मैं किरदार अदा कर सकता हूं तो सिस्टम का हिस्सा रहूं। आप सिंध से बात कर रहे हैं, अंदरूनी सिंध से बात कर रहे हैं, तो अंदरूनी सिंध की एक खूबसूरत मिसाल हाशिर। ही वाज क्रिश्चियन। हाशिर आप जानते होंगे, वो ब्यूरोक्रेट थे, वो डिप्टी कमिश्नर थे। लेकिन उनको इतना, जिस तरह आपने बात की, इतना जिच किया गया, इतना जिच किया गया, उनके खिलाफ केस, उनके खिलाफ इंक्वायरियां, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, और वो डट गए, वो डट गए। और फिर प्रूफ हुआ कि ही वॉज नॉट गिल्टी, वो ईमानदार थे, वो ही वॉज नॉट गिल्टी। मिनोरिटी से ताल्लुक था, क्रिश्चियन थे, लेकिन ही इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। उनको मजबूर कर दिया गया और पाकिस्तान छोड़ के चले गए, कनाडा चले गए, और वहां कनाडा में बहुत अच्छा ट्रक चलाते रहे। अभी उनका ट्रकिंग का ही बिजनेस है। तो फिर वो जिनका क्या ड्रामा है भी था जी। धुआं सर। जी जी, जी जिनका बिल्कुल वही। धुआं ड्रामा। जी जी। जी जी बिल्कुल वही, वो ड्रामा उनका था, ड्रामा नहीं मूवी थी। अब नाम मेरे जी जैसे जी, निकल रहा है मूवी मूवी थी का। धुआं। नहीं धुआं नहीं, धुआं नहीं, एक और बड़ी जबरदस्त मूवी आई थी उनकी पहले, वो इसी था, वो सिस्टम पे ही सही थी है सर। मूवी। थैंक यू सो मच सर, मे गॉड ब्लेस यू। चलिए बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, और एनी पर्सन वुड लाइक टू डिस्कस हिज ओन ओपिनियन। देखिए मैंने अपनी राय दी, तो बेहतर तो ये है कि आप लोगों की राय भी हो, ताकि मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे सीखें। और मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे से सीखें। ऐसे फॉर्म का मकसद ये नहीं होता कि एक बंदा बोलता रहे और बाकी सुनते रहे। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि सब डिस्कशन करें। एक मैसेज आया है तहमीना सिद्दीक का। तो मगर सर जी, अदलिया को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मजाक बनाकर रख दिया है। अदलिया सियासतदानों में प्रेशर में आकर खुद जज्बाती फैसले करते हैं, ऐसा क्यों है? जी बड़ी अच्छी बात की आपने तहमीना सदीक साहिबा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। आपने एक बात की, आपकी बात के जवाब में एक वाकया सुनाता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और बड़े ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थे सिंध से। अब आइन ये कहता है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सदर करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, सदर करता है। भुट्टो साहब ने अपॉइंटमेंट कर दी जजेस की, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो नहीं कर सकते थे। तो एक पार्टी थी, चीफ जस्टिस मौजूद थे और भुट्टो साहब भी मौजूद थे। तो भुट्टो साहब से सवाल किया गया कि ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो तो हेड ऑफ द स्टेट ने, प्रेसिडेंट ने करनी होती है, इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं होता, तो आपने कैसे कर दी? भुट्टो साहब मुस्कुराए, हंसे। उन्होंने कहा जी, बाज लोगों के पास इख्तियार होता है, इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बाज के पास नहीं होता, इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। बड़ा मुस्कुरा के भुट्टो साहब ने बात की। चीफ जस्टिस साहब भी सुन रहे थे। माइक उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि मेरे पास
जब मामला आएगा तो मैं देखूंगा, आई विल सी, आई विल सी। जजेस का इख्तियार शुरू होता है जब उसके पास केस आता है। इशारा काफी था, अगले दिन रिट दायर हो गई कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट गलत हुई है। तो चीफ जस्टिस ने एक छोटा सा नोट लिखा कि हम इसको मेरिट पे देखेंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ठीक हुई है नहीं हुई, लेकिन जब तक इन जजेस के सामने कोई केस ना लगाया जाए, जब तक जजेस के सामने केस ना लगे। होता ये था, वो जजेस रोज आके कोर्ट में बैठे रहते, उनके सामने कोई केस ही नहीं होता था। रिजल्ट ये निकला, कुछ दिन बाद वो सारे जजेस खुद ब खुद ही रिजाइन कर गए। तो मतलब अगर जज डटना चाहे तो डट भी सकता है। गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है, नहीं तो बर्स की वो ना ले प्रेशर, और प्रेशर में आ रहे हैं तो वो जज ही छोड़ दे। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रेशर में नहीं आए। तानिया अजहर ने कहा, काइंडली रिपीट दैट शेयर ऑफ तौहीन अदालत। अच्छा, ये शेर ये था कि गर गर झूठ जबान पे ले आऊं तो खुद से बगावत होती है। गर झूठ जबान पे ले आऊं तो खुद से बगावत होती है। गर सच बोलूं इस दुनिया में तौहीन अदालत होती है। अच्छा जी, जैन अली साहब ने, मैंने देखा है वो शेयर कर दिया है। आगे है जी, तानिया अजहर का कहते हैं, कैन वी हैव दिस इन पीडीएफ इंडिपेंडेंट जी? श्योर जी। अब मेरे पास कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आपको जो कंटेंट पीडीएफ पे चाहिए होता है, आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आप नंबर अपना शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। मुशर्रफ महमूद, 0300 9689 125, 0300 9689 125। ठीक है जी, मुशर्रफ महमूद मेरा नाम है। तो मैं जो पिछले भी हैं और ये भी, आई वुड लाइक कि मैं वेलकम, जो चीजें हैं मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में मैं आपसे जरूर शेयर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं वजीराबाद से हूँ और लॉ फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सर मेरा आपका गुड नेम? जैन अली जहांगीर। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। सबसे पहले तो आपकी जो सामने मुझे नजर आया ना प्रोफाइल पे, वो आपने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ऐसा ही होना चाहिए, मुझे अच्छा लगा आपका ये। जी थैंक यू सर, फरमाइए। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। सर अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस या कोई भी ऐसा शख्स या गवर्नमेंटल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की एक सिंगल प्रोविजन वायलेट करे, जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रोविजन वायलेट की आफ्टर डिसमिसिंग द असेंबली, उनको चाहिए था कि 90 डेज में इलेक्शन करवाए, लेकिन वो नहीं हो सके, तो वो वायलेट इलेक्टोरल प्रोविजन वायलेट तो हुई है। तो सर इसकी सजा क्या हो सकती है? हमें कोई सजा नहीं मिलती कॉन्स्टिट्यूशन की सिंगल प्रोविजन वायलेट करने की। अगर लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 6 है, उसके लिए तो सर डिक्टेटर बनना पड़ेगा ना। वहां पे लिखा हुआ है कि द होल कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी बाइंड्स, तो उसके लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सिंगल प्रोविजन वायलेट करने की सर कोई सजा है या इसकी कोई रेमेडी? थैंक यू जी, सर। आपका आपका क्वेश्चन बहुत अहम है, लेकिन प्रॉब्लम ये टाइम खत्म हो रहा है। तफसीली बात हो सकती थी, मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ। पहली बात की आपने आर्टिकल 6 की, तो क्या आपको ये याद नहीं कि जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा था? आर्टिकल 6 लगाते हुए सेशन कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा दी थी कि इनको हैंग कर दिया जाए। तो कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हुआ क्या? गवर्नमेंट बीच में आ गई, इदारे बीच में इन्वॉल्व हो गए, सुपीरियर जुडिशरी इन्वॉल्व हो गई, और उस कोर्ट को ही इलीगल करार दे दिया। यानी जिस कोर्ट ने फैसला किया था, कहा गया कि वो कोर्ट ये फैसला कर ही नहीं सकती थी, तो सेशन जज ने तो स्टैंड लिया, लेकिन उनके ऊपर जो सुपीरियर जुडिशरी थी, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। ठीक है जी, ये हमारे मुल्क का अलमिया। दूसरा आपने बात की कि आर्टिकल 6, तो और बात हो जाती है अगर कोई लॉ वायलेट करे। देखिए बात सुने, 90 दिन में इलेक्शन होने थे, आप ठीक कह रहे हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट का काम था ना। अब जब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती थी, वो पूरी गवर्नमेंट को उड़ा के रख देती। क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या क्या नवाज शरीफ को नहीं निकाला गया? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं निकाला था नवाज शरीफ को? क्या यूसुफ रजा गलानी की छुट्टी नहीं कराई गई? तो सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 90 दिन में इलेक्शन हो, और उस फैसले पर अमल नहीं हुआ, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट घर भेज सकती थी हुकूमत को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं इससे ज्यादा बात क्या कर सकता हूं, इख्तियार तो था सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया है
तहमीना सद्दीक का। वो कहती है सर मुझे भी बेईमानी का तरीका बताएं, मेरी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, केसेस नहीं मेरे पास। देखिए जी, मैं अपना एक और तारुफ कराऊं जब तक नहीं कराया। आज के दौर है जी आईटी का, ठीक है जी, आज का दौर आईटी का है। आप मुझे वैसे से वकील जानते हैं, मैं गूगल की तरफ से ये डिजिटल मार्केटिंग होती है, मैंने कोर्स किया हुआ है। आई एम द एक्सपर्ट इन पाकिस्तान ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड आई एम ऑथोराइज्ड बाय द गूगल। मेरे पास गूगल सर्टिफिकेशन है। तो बात आपकी ठीक है, ईमानदारी से वकालत करो, पूरा नहीं होता। तो मैं वो दूसरा काम करता हूँ, साथ में मैं डिजिटल का काम करता हूँ। मैं जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं वो करता हूँ, ताकि मैं ताकि अखराजात को भेज सकूं। ठीक है जी, चले जी, ये बातें बहुत सी हो सकती थी और अब क्वेश्चन आंसर शुरू भी हुआ था। और बहुत माजरत के साथ मैं आपके मैसेजेस अब देख रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल आपसे यहाँ दोबारा मुलाकात होगी। कल का मौजू आज के मौजू से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कल हम बात करेंगे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की। हम बात करेंगे कि क्या ताल्लुक और रिश्ता है शेरवानी का और भूतों का। तो कल 3 बजे इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसके लिए टाइम निकाला। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।